हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। कल हमने अपना 5th लेसन शुरू करा था, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसके क्षेत्र, जिसमें मैंने आपको 4 आर्टिकल पढ़ाए थे। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 4 आर्टिकल मैंने आपको कंप्लीट कराए थे। इसका मैं आपको एक बार रिवीजन करा दूं चारों आर्टिकल्स का। संविधान के भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 1 यानी आर्टिकल 1 कहता है भारत यानी इंडिया राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कई बारी बताया है कि राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है इंडिया को। फिर आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों को भारत में मिलाने से संबंधित है। विदेशी राज्यों को भारत संघ में शामिल करने से संबंधित है आर्टिकल 2 यानी अनुच्छेद 2। आर्टिकल 3 यानी अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, पुराने राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, घटाना, बढ़ाना और नाम में परिवर्तन से संबंधित है। यानी नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन और नाम में परिवर्तन से संबंधित। ठीक, आर्टिकल 4 यानी अनुच्छेद 4 कहता है ये आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी परिवर्तन किया जाएगा वो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 368 के तहत या 368 के क्षेत्र से बाहर है। यानी कि विशेष प्रक्रिया द्वारा इनमें संशोधन नहीं किया जाएगा, इनमें संशोधन के लिए सामान्य प्रक्रिया अपनाई जाएगी। ये बाहर है। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बेरूबारी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद की शक्ति सामान्य बहुमत के तहत इतनी नहीं है कि वो किसी भी क्षेत्र को, किसी भी राज्य को समाप्त कर दे या किसी भी भारतीय क्षेत्र को विदेशों को दे दे। ये शक्ति उसके पास है, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत वो संशोधन कर सकती है, लेकिन सामान्य बहुमत के तहत उसके पास ये शक्ति नहीं है। एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि 1969 यानी 1969 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा कि जो सामान्य सीमा विवाद होते हैं, यानी सामान्य सीमा विवाद के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए कार्यपालिका स्वयं निर्णय लेके इस सीमा विवाद को हल कर सकती है, लेकिन ये सामान्य सीमा विवाद में लागू होगा अगर सीमा विवाद देश विदेश से संबंधित है। देश विदेश से संबंधित है यानी भारतीय क्षेत्र को किसी विदेश को सौंपना है, तो उसके लिए अगेन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाएगा। ये मैंने आपको कल बताया था। अगर मैं इसकी समरी या कंक्लूजन आपको बताऊं, निष्कर्ष मैं आपको बताऊं इसका कि इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार भारतीय संविधान क्षेत्रीय एकता व राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। भारतीय संविधान क्षेत्रीय एकता और राज्यों के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि इसमें राज्यों के परमिशन के बिना संवैधानिक संशोधन किए जा सकते हैं, राज्यों में परिवर्तन किया जा सकता है। अब आप कहेंगे कि राज्यों का मत तो हम जानते हैं, लेकिन राष्ट्रपति मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्य विधानमंडलों का मत जानने के लिए तो भेजा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति बाध्य नहीं है कि वो राज्यों के मत को स्वीकार करे। इसीलिए भारतीय संविधान क्षेत्रीय एकता और राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता, जबकि यूएस में उनका संविधान गारंटी देता है। इसीलिए भारत को क्या कहा जाता है?
विभाजित राज्यों का अविभाजित संघ, अविभाजित संघ। क्यों? क्योंकि भारत राज्य विभाजित तो हैं लेकिन अविभाजित संघ इसलिए है क्योंकि शक्ति में उनके राज्यों में परिवर्तन कौन करेगा? संसद यानी केंद्र। राज्य स्वयं नहीं कर सकते, उनके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। और वहीं यूएस को क्या कहा जाता है? विभाजित। ये पीछे एग्जाम में पूछा गया है, ये भी और ये भी। ये नहीं पूछा गया, ये मैंने आपको कंक्लूजन बताया है। कभी एग्जाम में इस तरह की लाइन पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यूएस को क्या कहते हैं? विभाजित राज्यों का विभाजित संघ। क्योंकि यहाँ राज्यों में कोई भी परिवर्तन होगा उसके लिए राज्यों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। ये हो गया कल का रिवीजन। अब आज का चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, अब मैंने इसका रिवीजन करा दिया आपको। जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के समय जो राजनीतिक इकाइयाँ थी वो दो श्रेणियों में विभाजित थी, यानी ब्रिटिश प्रांत जहाँ ब्रिटिश का शासन था डायरेक्ट, और देसी रियासतें। देसी रियासतों में राजा का तो शासन था लेकिन वो अधीन किसके थी? ब्रिटिश ताज के। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत में दो तरह की राजनीतिक इकाइयों में विभाजित था भारत। एक तो ब्रिटिश प्रांत जहाँ ब्रिटिश का डायरेक्ट शासन था, और देसी रियासतें जहाँ शासन तो राजा का था लेकिन वो अधीन किसके थे? ब्रिटिश के। अब हमारे जब देश आज़ाद हुआ तो 552 रियासतें थी, जिसमें से 549 भारत में शामिल हो गई। इन तीनों को बाद में मिलाया गया। हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही द्वारा, जूनागढ़ को जनमत के द्वारा, वहाँ की जनता ने जनमत के द्वारा जूनागढ़ को भारत में शामिल होने के लिए कहा, और कश्मीर को विलय पत्र द्वारा शामिल किया गया। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया। 1950 में भारत का जो मैप था उसको 4 भागों में विभाजित किया आज़ादी के बाद, जिसमें यानी भाग ए में वे राज्य थे जहां ब्रिटिश भारत का में गवर्नर का शासन था, यानी डायरेक्ट ब्रिटिश का जो शासन था डायरेक्ट जिन क्षेत्रों में, उनको भाग 1 में रखा गया। भाग जिसमें 9 राज्य थे, ठीक। 9 राज्य में विधानमंडलों के साथ शाही शासन था, या देसी रियासतों का जहां शासन था, देसी रियासतों का जहां शासन था, उन्हें भाग 2 में रखा गया, यानी भाग ख में रखा गया, यानी पार्ट बी में। भाग ग में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्तों का शासन था, वे कुछ शाही शासन था। या इसमें ऐसे बड़े शहर थे जहां जो अंग्रेजों के कब्जे में थे। बड़े शहर ऐसे जो अंग्रेजों के कब्जे में थे, उनको भाग ग या सी, पार्ट सी में रखा गया। फिर भाग ग में केवल अंडमान और निकोबार, ये 10 है। पहले में 9, दूसरे में 9, यहाँ पे 10, और इसमें केंद्र शासित प्रदेश थे। भाग घ में सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश था, कौन सा? अंडमान और निकोबार द्वीप, यानी यूनियन टेरिटरी। भाग डी में क्या था? यूनियन टेरिटरी। तो भाग 1 में वो राज्य जो ब्रिटिश शासन के सीधे अधीन थे, यानी डायरेक्ट शासन था, उनको भाग 1 में रखा गया, ऐसे राज्य 9 थे। और दूसरे भाग है यानी बी, पार्ट बी में ऐसे 9 राज्य जहां देसी रियासतों का शासन था, उन्हें भाग बी में रखा गया। और भाग ग ऐसे बड़े शहर थे जहाँ पे ब्रिटिश शासन था, उनको यहाँ पे बड़े शहर हैं, यहाँ राज्य है, भाग सी में या ग में रखा गया। फिर एक भाग घ जिसमें सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश था, दैट इज अंडमान और निकोबार द्वीप। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत का जो पॉलिटिकल मैप था, यानी राजनीतिक मानचित्र जो था उसमें 4 भागों में विभाजित किया गया था भारत को, ठीक है। इसके बाद अब ये नोट करना है, जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, ठीक। भाषा में आपको पता है कि भारत में बहुत सारी विविधता है, धार्मिक आधार पर, भाषाई आधार पर।
तो सबसे पहले 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसके बाद भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग उठी। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए 1948 में धर आयोग, जिसे भाषाई प्रांत आयोग भी बोलते हैं, भाषाई प्रांत आयोग, इसका गठन किया गया। कब किया गया? 1948 में। इसलिए किया गया कि ये आयोग जांच करेगा कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए या नहीं। तो इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में कहा कि राज्यों के पुनर्गठन के आधार, राज्यों का जो पुनर्गठन हो उसमें भाषा को आधार ना बनाया जाए, बल्कि इसके आधार पर किसको आधार बनाया जाए? प्रशासनिक सुधार को, यानी प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो, भाषा के आधार पर ना हो। तो इसने जो अपनी रिकमेंडेशन दी उसमें प्रशासनिक सुधार को आधार बनाया। प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर नहीं, भाषा के आधार पर नहीं, यानी भाषा के आधार पर पुनर्गठन को इसने नकार दिया। किसको माना? कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर आप राज्यों का विभाजन कीजिए। फिर इसके बाद जब इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी तो भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और तेज हो गई और दिसंबर 1948 में दोबारा से एक समिति गठित की गई जिसे JVP समिति कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पिटाभी सीतामारैया, हाँ, इनके अध्यक्षता में फिर एक समिति गठित की गई। फिर इन्होंने भी रिकमेंडेशन जो दी 1 अप्रैल 1949 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने भी भाषा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। इन्होंने भी जो आधार था भाषा के आधार पर उसे अस्वीकार कर दिया, यानी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को इन्होंने भी अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार किया। ये एग्जाम में पीछे पूछा गया है कि इस समिति ने क्या भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया था या अस्वीकार किया था, और इसने अस्वीकार किया था तो किसको आधार बनाया था? किसको आधार बनाया था? प्रशासनिक सुधार को। अब दोनों ने अपनी रिपोर्ट दे दी। इसके बाद रिपोर्ट जब इन्होंने दी तो 1952 में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नए राज्य की गठन की निर्माण करते हुए पेट्टू श्री रामुल्लू, पेट्टू पेट्टी कहीं पेट्टी लिखा हुआ मिलता है, रामुल्लू, ये कांग्रेसी नेता थे। कौन थे? कांग्रेसी नेता। इन्होंने अनशन किया कितने दिन का? 56 दिन का अनशन किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। कब? 1952 में। तो पेट्टू श्री रामुल्लू ने भाषाई आधार पर किसके? तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक नए राज्य के निर्माण की मांग की और उस आधार पर इन्होंने 56 दिन का अनशन किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। तो राज्यों को मजबूरन, भारत सरकार को मजबूरन 1952 में घोषणा करनी पड़ी कि हम पहला भारत का भाषाई आधार पर राज्य का गठन करेंगे। और इसी आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य का गठन हुआ, दैट इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का गठन हुआ कब? 1 अक्टूबर 1953 को, इनके अनशन के बाद। और जब आंध्र प्रदेश का गठन हो गया तो आपको पता है भारत में भाषाई आधार पर बहुत सारी विविधता है, तो अन्य राज्य भी, अन्य लोग भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग करने लगे, जिसको रिजॉल्व करने के लिए फिर दोबारा तीसरी समिति का गठन किया गया। आपको पता है हिंदी साहित्य के
हिंदी साहित्यकार हैं, इनका नाम शायद आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उन्होंने कहा है अपनी कविताओं में कि भारत में हर 2 कोस में भाषा बदल जाती है। अगर कोई स्टेट है उसमें भी भाषा पे अलग अलग ट्राइब्स हैं, उनकी भी अलग अलग भाषाएं होती हैं। तो भारत में इतनी सारी भाषा के आधार पर विविधता है। तो भाषा के आधार पर जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो उसके बाद अन्य जो लोग थे उन्होंने भी भाषा के आधार पर अपने राज्य के गठन की मांग शुरू करी। तो भारत सरकार ने उसको रिजॉल्व करने के लिए तीसरे समिति का गठन किया, जिसको फजल अली आयोग बोलते हैं। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक और समिति का गठन हुआ, जिसे राज्य पुनर्गठन समिति। ये पीछे पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन समिति या पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया, तो 1953 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली, और उन्हीं के नाम पर इसे फजल अली आयोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फजल अली आयोग, क्योंकि फजल अली इनके अध्यक्ष थे। मैंने आपको बताया फजल अली इस आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें और 2 सदस्य और थे, एक थे हृदयनाथ और दूसरे थे के.एम. पणिक्कर। इस समिति का गठन होता है 1953 में। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। 1955 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाए उसका मुख्य आधार भाषा को माना जाए। तो पहली बार भाषा को मुख्य आधार किसने माना? फजल अली आयोग ने। तो इन्होंने भाषा को मुख्य आधार बनाया। किसका आधार बनाया? राज्य के गठन का। लेकिन इन्होंने भाषा को आधार तो बनाया, लेकिन इन्होंने एक भाषा और एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया, क्योंकि भारत में एकता और अखंडता इससे ह्रास होता है। इसीलिए इन्होंने भाषा को तो स्वीकार किया, लेकिन एक भाषा यानी एक भाषा के आधार पर एक राज्य के गठन के सिद्धांत को इन्होंने अस्वीकार कर दिया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को इन्होंने कहा ये लागू नहीं होना चाहिए। इसके साथ साथ इन्होंने राज्य के गठन के लिए और रिकमेंडेशन दी कि जब आप राज्य का गठन करें उसमें भाषा को मुख्य आधार माने। इसके साथ साथ प्रशासनिक सुधार या प्रशासनिक सुविधा को भी ध्यान में रखा जाए। प्रशासनिक सुविधा, फिर इसके साथ साथ खनिज संपदा का भी ध्यान रखें। खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा। इसके साथ साथ भारत की जो एकता है और अखंडता, प्लस बनाया है मैंने, प्लस अखंडता, उसका भी ध्यान रखा जाए कि एकता और अखंडता को हनन नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि राज्यों का जो पुनर्गठन हो उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? राज्यों का कल्याण होना चाहिए और भारत देश की समृद्धि होनी चाहिए। तो इसका एम क्या हो? और इसके साथ साथ इन्होंने, इसके बाद बताऊंगी, एम क्या होना चाहिए? राज्यों का कल्याण और देश की समृद्धि। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि भारत की जो भाषा और संस्कृति है, क्योंकि भारत में धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भी विविधता होती है। एक ही भाषा के लोगों की अलग अलग संस्कृति होती है, एक धर्म के लोगों में अलग अलग तरीके की संस्कृति पाई जाती है। तो भारत की भाषा और संस्कृति, इसमें एक रूपता होनी चाहिए।
एक रूपता होनी चाहिए। ठीक, तो उन्होंने भाषा को मुख्य आधार बनाया किसका, राज्यों के पुनर्गठन का। लेकिन उसके साथ साथ प्रशासनिक एक राज्य और एक भाषा के सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया। भाषा को आधार बनाया, मुख्य आधार बनाया, लेकिन उसके साथ साथ आप प्रशासनिक सुविधा का भी ध्यान रखेंगे जब आप राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। खनिज संपदा और प्राकृतिक संपदा का भी ध्यान रखना चाहिए, और एकता और अखंडता का हनन नहीं होना चाहिए। भाषा और संस्कृति में एक रूपता होनी चाहिए, और इन सब का लक्ष्य क्या होना चाहिए, इनका आखिरी एम या उद्देश्य क्या होना चाहिए कि राज्यों का कल्याण हो और भारत देश की समृद्धि। तो फजल अली आयोग ने ये रिकमेंड किया। इसके बाद उन्होंने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर उन्होंने कहा कि भारत में जो 4 ABCD जो मैंने आपको पीछे बताए, 4 जो भारत का विभाजन किया गया है 4 आधार पर, यानी 4 आयामों पर जो विभाजन किया गया है, इनको समाप्त कर दिया जाए। यानी का, खा, गा, ये जो आपने जिन आधार पर भारत का विभाजन किया गया है इसको समाप्त कर दिया जाए, और भारत का जो पुनर्गठन हो उसमें 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। अब भारत सरकार ने इसकी कई सारी, लगभग सभी रिकमेंडेशन को मान लिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। ठीक, इतनी बात समझ में आई। इनकी रिकमेंडेशन के आधार पर इन्होंने कहा कि जो 4 आयाम जिनके आधार पर आपने भारत का विभाजन किया है उसको समाप्त कर दिया जाए, और भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाए। भारत सरकार ने इनकी लगभग सभी रिकमेंडेशन को मान लिया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। और भारत ने 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया। 7वां संविधान संशोधन किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। आई होप आपको समझ में आया होगा सारा जो मैंने पीछे बताया। इसके बाद अब हमारा पॉलिटिकल मैप तैयार होता है 1956 में, जब फजल अली आयोग की रिकमेंडेशन को मान लिया गया। 1956 में भारत का मानचित्र यानी राजनीतिक मानचित्र बनके तैयार हुआ, जिसमें पहला राज्य जो आंध्र प्रदेश गठित हुआ था, पहला राज्य ये बना। असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये राज्य 14 राज्य गठित हुए। और 6 केंद्र शासित प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लकाद्वीप, मिनिकॉय आइलैंड, अमीन, दीवी द्वीप समूह, मणिपुर और त्रिपुरा, इनका गठन किया गया। इसके बाद जब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, उसके बाद जब दोबारा राज्यों में नई मांग उठने लगी, तो फिर उसके बाद फिर दोबारा राज्यों का गठन शुरू हुआ, जिसमें कुछ राज्यों को तोड़कर नए राज्यों को बनाया गया, जिसमें शामिल ये वाले राज्य मैंने नोट कराए हैं। फजल अली आयोग के बाद फिर राज्यों का दोबारा पुनर्गठन हुआ, कुछ राज्यों को तोड़कर नए राज्यों को बनाया गया, कुछ राज्यों को शामिल किया गया, जिनकी सूची मैंने दी है। स्वराज्यों की स्थापना, जिन राज्यों की स्थापना हुई, नए राज्य का निर्माण और जिनसे तोड़कर बनाए गए। ये पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन कौन से संविधान संशोधन द्वारा नए राज्यों को जोड़ा गया। 7वें संविधान संशोधन द्वारा तो 14 राज्यों का निर्माण किया गया था। फिर उसके बाद जो संविधान संशोधन हुआ, 15वां संविधान संशोधन 1960 में बम्बई को तोड़कर गुजरात बनाया गया। बम्बई को तोड़कर गुजरात बनाया गया। फिर 16वां संविधान संशोधन हुआ, 16वां राज्य, 14 राज्य तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा बन गए थे, लेकिन 15वां राज्य 1960 में बम्बई को तोड़कर गुजरात बनाया गया। 16वां राज्य कौन सा था? नागालैंड, असम को तोड़कर नागालैंड बनाया गया। आज भी असम और नागालैंड में अपने क्षेत्रों को लेकर विवाद है काफ़ी। 1963 में असम से तोड़कर नागालैंड बनाया गया। 17वां राज्य कौन सा बना? 1966 में पंजाब को तोड़कर हरियाणा बनाया गया। एक वो थे
इनका नाम था तारा सिंह। इनके विद्रोह के बाद तारा सिंह ने विद्रोह किया तो पंजाब को तोड़कर हरियाणा बनाया गया। 18वां राज्य कौन सा गठित हुआ हमारा? हिमाचल प्रदेश 1917 में। 1972 में मणिपुर, फिर 1972 में त्रिपुरा, 1972 में मेघालय। 19वां, 20वां, 21वां राज्य, यानी कि 1972 में नॉर्थ ईस्ट में, जो भारत का नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है ये वाला, इसमें काफ़ी परिवर्तन हुआ। कब? 1972 में सबसे ज़्यादा परिवर्तन नॉर्थ ईस्ट में हुआ, क्योंकि मणिपुर और त्रिपुरा, मेघालय तीनों नॉर्थ ईस्ट में है। 22वां राज्य कौन सा था? सिक्किम। 1975 में सिक्किम बना। सिक्किम विदेशी राज्य था, मैंने बताया था, इसे आर्टिकल 2 के तहत शामिल किया गया था। संविधान संशोधन यानी 35वें संविधान संशोधन द्वारा इसे सह राज्य बनाया गया या सहयोगी राज्य, सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। फिर उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ, ये 1974 में। फिर 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में, जिसे इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये दोनों पीछे पूछे गए हैं कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य बनाया गया, सहयोगी राज्य बनाया गया। तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य, सहयोगी राज्य बनाया गया, और 36वें संविधान संशोधन 1975 को इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कौन सा राज्य था ये? 22वां। ऐसी 23वां राज्य 1987 मिजोरम। 24वां राज्य 1987 अरुणाचल प्रदेश। 25वां राज्य गोवा। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, पुर्तगालियों को उससे छीना गया आर्मी ऑपरेशन द्वारा, और इस पर विजय प्राप्त करके 25वां राज्य गोवा बनाया गया। फिर इसके बाद 26वां राज्य 1 नवंबर 2000 छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग किया गया। फिर 27वां राज्य 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के पहाड़ी इलाकों को अलग करके बनाया गया। फिर 28वां राज्य 15 नवंबर 2000 को बिहार के खनिज इलाके से झारखंड को अलग किया गया और 28वां राज्य बनाया गया। और 29वां राज्य 2 जून 2014 को तेलंगाना से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। अब वर्तमान में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक, इनकी सूची हुई खत्म। अब आपके लिए एक होमवर्क, आप बताएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है? किसका बना हुआ है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी? कमेंट में बताएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, ये स्टैच्यू किसका है, और इसका नाम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही क्यों रखा गया। इसके साथ हमारा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैं आपको अगले अपने लेक्चर में इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं सारे, और जितने मैंने नोट्स बनाए इनको ध्यान से पढ़ना है, और ये नोट्स सारे आपको बनाने हैं। थैंक यू सो मच।